तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर सिंगर से, जो अब बीमार होकर बिल्कुल बेड से लग गई थी। उसके बच्चे भी साथ थे और सबसे बड़ी बेटी का नाम रीनी था। ये लोग अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी मॉम पर लगा चुके थे, पर पिछले एक साल से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। उनकी वजह से इन सब की लाइफ रुक सी गई थी। इसीलिए रीनी ने फैसला किया कि सब अपनी रूटीन के काम किया करेंगे और मॉम के पास एक बेल रख दी जाएगी। जब जरूरत होगी तो वो बुला लिया करेंगी। बच्चे भी स्कूल वापस जाने लगे। उनका चौथा बेटा टोनी उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि मॉम ने हमेशा सब बच्चों से ज्यादा उसका ख्याल रखा था। रोज घर आकर वो मॉम के बाल बनाता था, पर आज बाल बनाते हुए कुछ अजीब हुआ। उसके सारे बाल कंघी के साथ उतर कर आने लगे। अचानक ही जोर से हवा चली और खिड़की खुल गई। बिना डरे उसने जब खिड़की बंद की तो देखा कि मॉम बहुत डरते हुए खिड़की को देख रही थी, जैसे वहाँ पर उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो भी डर कर फिर चला जाता है। अगले दिन दोपहर में भी ऐसा ही सीन होता है। रिनी जब मॉम को खाना देने के लिए आती है तो देखती है कि मॉम की आंखें छत के कोने को घूर रही थी और डर भी रही थी। रिनी जब जाने लगी तो मॉम ने उसे रोकने के लिए सारे बर्तन गिरा दिए और जोर जोर से बेल बजाने लगी। पर रिनी को लगा कि मॉम की हालत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो पैनिक कर रही है। इसीलिए वो दोबारा मॉम को मेडिसिन देकर सुला देती है। खाने के टेबल पर बात करते हुए टोनी ने भी रिनी को बताया कि कल मॉम बहुत ज्यादा डर रही थी खिड़की को देखकर। रिनी ने तो आज खुद भी नोट किया था, इसीलिए वो जाकर अपने डैड से कहती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, पर डैड ऐसा करने से मना कर देते हैं। आधी रात में रिनी देखती है कि डैड उसकी मॉम के साथ कोई सीक्रेट बातें कर रहे थे और उसके जाते ही चुप हो गए। रिनी भी वापस अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। आधी रात में उसकी आंख खुलती है मॉम की बेल से। जब वो अपनी मॉम को चेक करने के लिए उनके रूम में गई तो देखा कि मॉम अपने ऊपर बड़ा सा सफेद कपड़ा डाले खिड़की के पास खड़ी थी। वो हैरान भी हुई और खुश भी। उसे लगा कि मॉम ठीक हो गई हैं और चलने फिरने के काबिल भी हो गई हैं। लेकिन जैसे ही उसने मॉम के कंधे पर हाथ लगाया तो दोबारा बेल जोर जोर से बजने लगी। उसने देखा कि मॉम इस टाइम बेड पर थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। जब उसने पीछे मुड़कर वापस देखा, जो औरत पहले खिड़की के पास खड़ी थी वो भी यहाँ नहीं थी। ये देखते ही डर कर उसकी आंख खुल जाती है और पता चलता है कि बस ये उसका एक डरावना ख्वाब था। आंख खुलते ही उसे मॉम के कमरे से सच में घंटे की आवाज आती है। वो मॉम के कमरे में गई तो सब कुछ बिल्कुल उसके ख्वाब जैसा था। मॉम खुद उठकर खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। उसने जल्दी से बेड पर देखा, बेड पर मॉम नहीं थी। इसका मतलब था कि खिड़की के पास जो खड़ा था वो सच में उसकी मॉम नहीं थी। वो जाकर जैसे ही अपनी मॉम को टच करती है तो उसकी मॉम उसी के हाथों में गिर जाती हैं और तड़प तड़प कर उसी टाइम मर जाती हैं। अगले दिन उनका फ्यूनरल भी हो जाता है और सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। रिनी का पांचवा भाई आधी रात में उठता है तो अपने घर के पास वाले ग्रेवयार्ड के अंदर एक साया दिखता है और जोर से चिल्ला देता है। दूसरी तरफ टोनी को भी मॉम के ही कमरे से उनकी बेल की आवाज सुनाई देती है। टोनी अपनी मॉम के रूम में गया तो लाइट ऑन करते ही उसने देखा कि घंटी हवा में खुद ही हिल रही थी। कि देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि आकर अपने बिस्तर में छुप गया। अगली सुबह जब वो उठा और रोज के मुताबिक जब उसने रेडियो ऑन किया तो रेडियो में भी गाने के बजाय घंटी की ही आवाज सुनाई देने लगी। डरकर वो रेडियो बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो दिखता है कि उसकी मॉम का कॉम यानी कंघा उसके हाथ में आ गया था, जिससे वो अपनी मॉम के बाल बनाया करता था। डरकर वो उसे भी छोड़ देता है। डरते हुए उसने लाइट ऑन की तो लाइट के ऑन होते ही रेडियो में से बेल की आवाज भी आना बंद हो गई और कमरे में से वो कंघी भी गायब हो गई। टोनी को लगा कि जरूर उसकी मॉम की चीजें हैं और उसकी मॉम इन चीजों के बगैर अपनी आखिरी मंजिल में आराम नहीं कर पा रही। इसलिए अगले दिन जाकर वो इन सारी चीजों को अपनी मॉम की ग्रेव में उनके साथ दफन कराता है। इधर रात में टोनी के दोनों छोटे भाई वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं। उन्हें रास्ते में लगी अपनी मॉम की पिक्चर से बहुत ज्यादा डर लगा करता था, तो इन्होंने फैसला किया कि ये लोग अपनी मॉम की ही पिक्चर को ढक देंगे। एक बड़ी सी चादर लेकर ये लोग अपनी मॉम की फोटो की तरफ उछालते हैं, लेकिन चादर गिरती है तो फोटो के बजाय किसी अनदेखी चीज को ढक देती है, जैसे यहाँ पर कोई इंसान या भूत हो। ये देखकर दोनों डरकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और जब इनकी चीखें सुनकर बाकी सब लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और वो चादर तस्वीर के ऊपर ही गिरी हुई थी। लेकिन बच्चे बताते हैं
कि हमने खुद देखा है यहाँ पर कोई और था जो हमारी तरफ बढ़ भी रहा था। रीनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि उनकी मॉम ही मरने के बाद आजाद नहीं हुई और इसी घर में घूम रही हैं। उनकी सोल की आजादी के लिए वो अगले दिन प्रेयर भी करवाती है, जहाँ पर उससे उसका नेबर आंद्रे मिलता है, जो उसे एक शॉकिंग बात ये बताता है कि मैंने तुम्हारे मॉम के फ्यूनरल पर एक भयानक एंटिटी को देखा था और वही एंटिटी मैंने तुम्हारे घर पर भी कई बार देखी है। असल में आंद्रे और उसके डैड दोनों साइकिक मीडियम थे, यानी वो लोग न सिर्फ मरे हुए लोगों को और दूसरी क्रिएचर्स को देख सकते थे बल्कि उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे, बात कर सकते थे। पर रीनी क्योंकि इन बातों को नहीं मानती थी, इसीलिए उसने एंड्रे को अपने घर बुलाया ही नहीं। पर अब रीनी जब घर आई तो उसे अपनी ग्रैंड माँ कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ देर पहले वाले सीन में हमें दिखाया गया कि रीनी की ग्रैंड माँ, जो भी हर वक्त बैंक पे ही रहती थी और चलना फिरना भी व्हील चेयर पर करती थी, वो उठकर चलने लगी थी और बाथरूम की तरफ गई थी। फिर दोबारा हमें दिखाया जाता है कि रीनी ग्रैंड माँ को पूरे घर में ढूंढ रही थी और यहाँ रीनी का छोटा भाई वॉशरूम में गया था और वॉशरूम में जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। रीनी और उसकी पूरी फैमिली उसे चेक करने के लिए आती है तो वो बताता है कि ग्रैंड माँ कुएं के अंदर है, उन्होंने कुएं के अंदर जंप करके अपनी जान दे दी है। ग्रैंड माँ की डेड बॉडी को ये लोग बाहर निकाल लेते हैं और उनका फ्यूनरल भी हो जाता है। पर वो बच्चा जिसने ग्रैंड माँ की लाश को कुएं के अंदर देखा था वो बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कई दिन तक तो वो बुखार में ही तड़पता रहता है। रीनी भी काफी डिप्रेस हो चुकी थी अपने घर में होने वाली 2 मौत की वजह से। वो दुख में ग्रैंड माँ का कमरा देख ही रही होती है कि उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसी तांत्रिक के लिए लिखा गया था। ये लेटर देखकर रीनी को लगता है कि यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है शायद उसके पीछे कोई और ही बहुत बड़ा राज हो, जैसा आंद्रे कह रहा था। और क्या पता ये राज यही तांत्रिक जानता हो। रीनी जानना चाहती थी कि आखिर उसके घर के साथ हो क्या रहा है, इसीलिए आंद्रे की मदद लेते हुए वो लेटर पे लिखे हुए तांत्रिक के एड्रेस पर चली जाती है। रीनी उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे वो लेटर दिखाती है जो उसकी ग्रैंड माँ ने लिखा था। ये लेटर देखकर वो आदमी इन्हें घर के अंदर बुला लेता है और बताता है कि मैं और तुम्हारी ग्रैंड माँ बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ से शादी करना चाहता था पर हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारे घर आता जाता रहता था। अब मैं एक साइकिक था, अपने इर्द गिर्द होने वाली सारी सुपरनेचुरल चीजों को मैं सेंस कर लेता था। मैं ये बात जानता था कि तुम्हारी मॉम माँ नहीं बन सकती, लेकिन फिर जब मैं सालों बाद तुम्हारे घर आया तो उसके पास 4 बच्चे थे और मुझे ये बात पता चल गई कि उसने ये 4 बच्चे एक रिचुअल करके हासिल किए हैं, एक जादू से हासिल किए हैं। पर वो नहीं जानती थी कि ये जादू एक अच्छा जादू नहीं है बल्कि शैतान से किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये तांत्रिक रीनी को एक ऐसे बुक देता है जिसमें उस रिचुअल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था जो उसकी मॉम ने किया था। घर आकर रीनी और उसका भाई ये किताब पढ़ने लग जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि एक शैतान अपने शैतानी बीजों की मदद से किसी भी औरत को माँ बना सकता है, लेकिन इसके बदले वो औरत के चौथे बेटे को बलि के तौर पर वापस ले भी लेता है। अपना चौथा बच्चा पैदा होने के बाद रीनी को भी इस सारे जादू की सच्चाई पता चल गई थी जब शैतान के कल्ट के मेंबर उसके चौथे बच्चे को लेने के लिए आए थे, जिसका वो बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती थी क्योंकि वो जानती थी कि कल्ट के मेंबर उसे ले जाएंगे। उसे लगता था कि ये कल्ट के मेंबर सबसे छोटे बेटे को लेकर जाएंगे, इसलिए वो अपना छोटा बच्चा बदलने के लिए एक के बाद एक बच्चा पैदा करती रही और इस तरह उसके 7 बच्चे हो गए। लेकिन 7वां बच्चा पैदा करने पर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेड से जा लगी। इस टाइम रीनी और उसका चौथा भाई ही सब कुछ पढ़ रहा था। वो डर जाता है ये कहते हुए कि आज से 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है, पर रीनी ऐसी बातों पर एतबार करने से मना कर देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। रीनी का सबसे छोटा भाई जब वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता है तो वॉशरूम का दरवाजा खोलने पर उसे वॉशरूम के अंदर अपनी मॉम की सोल खड़ी दिखाई देती है। डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। वो जब यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली थी, पर शर्ट तो असल में एक कील से फंस गई थी और उसकी मॉम जैसी वो एंटिटी अब लंबे लंबे हाथों के साथ दरवाजा खोलकर उसके पास आने लगी। लेकिन वक्त रहते ही उसने अपनी शर्ट छुड़वा ली और वो वहां से भाग गया। पूरी रात डर के मारे उसने ट्रंक के अंदर छुपकर गुजारी और फिर सुबह को बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद वो रीनी को ट्रंक में सोया हुआ मिला। रीनी अब अपने भाइयों के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। इन सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए वो प्रेयर करने का सोचती है और प्रेयर करते हुए उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक एंटिटी ही थी जिसने रात उसके छोटे भाई को भी तंग किया था। रीनी ने प्रेयर एंड करते ही जब पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और जब उसने मुंह वापस आगे किया
तो वो एंटिटी उसी के स्कार्फ के अंदर आ गई थी। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि सारे घर वाले यहाँ आ गए। रीनी ने अपने डैड से साफ साफ कह दिया, अब इस घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, हम जल्द ही ये घर छोड़ जाएंगे। डर के मारे आज का दिन भी वो इस घर में नहीं गुजारती, बल्कि आंतरिक के घर में रहते हैं। इधर ही पता चलता है कि दोबारा रीनी को उसी तांत्रिक की कॉल आई थी जिसके पास वो अपने ग्रैंड माँ के लेटर के जरिए गई थी। वो रीनी को अर्जेंट अपने घर बुला रहा था, पर रीनी अपने सारे बहन भाइयों को छोड़कर जा नहीं सकती थी। इसीलिए रीनी का आंद्रे काम आसान करता है और कहता है मैं जाकर मिल लेता हूँ। वहाँ जाने पर तांत्रिक आंद्रे को एक लेटर देता है और कहता है कि इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, रीनी को कहना कि इसे अच्छे से पढ़ ले। आंद्रे जब लेटर लेकर वापस आ रहा था तो एकदम से उसकी बाइक के सामने कोई एंटिटी आ गई, जिसे वो बचाने लगा पर खुद बाइक से गिर गया। जिसके बाद फौरन ही यहाँ पर एक ट्रक आया जो आंद्रे को कुचल गया और आंद्रे की इस सब में मौत हो गई। साफ जाहिर था कि तांत्रिक ने जो कुछ भी लिखा था, कोई नहीं चाहता था कि ये सारी बातें रीनी को पता चलें। आंद्रे की फ्यूनरल के लिए आंद्रे को घर लाया जाता है और घर आते ही उसके पॉकेट से कुछ गिरता है जिसे रीनी उठा लेती है और इस तरह तांत्रिक का मैसेज रीनी तक पहुंच जाता है। आधी रात में रीनी अपने घर की जब खिड़कियां बंद कर रही थी तो उसे आंद्रे की सोल घर के बाहर खड़ी दिखाई दी। वो डर गई और जब जल्दी से विंडो को बंद करने लगी तो बाहर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से वो उसे बाहर खींचने लगा। वो जोर से चिल्लाई और यहाँ उसके बहन भाई उसे बचाने के लिए आ गए। बहुत जोर लगाने के बाद इन्होंने आखिर रीनी को तो बचा ही लिया, पर अब ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। रीनी कहती है अपने डैड से, हम कब इस घर को छोड़कर जाएंगे, जब हम सब मर जाएंगे। डैड उन्हें तसल्ली देते हैं कि सुबह होते ही वो घर को छोड़ देंगे, पर रात रात में भी बहुत कुछ बुरा हो जाता है। टोनी जब अपने सबसे छोटे भाई को लेकर वॉशरूम के लिए जाता है तो एकदम से वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। शोर मचाकर वो सबको यहाँ पर बुला लेता है पर दरवाजा नहीं खुलता। रीनी के डैड को ये दरवाजा तोड़ना पड़ता है और अंदर जाने पर उन्हें अपना बेटा कहीं पर भी नहीं दिखता। उसके बेटे को किसी ने उठाकर कुएं में फेंक दिया था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए फौरन रीनी के डैड कुएं में जंप कर देते हैं और अपने बेटे को लेकर बाहर निकल आए। बारिश भी बाहर बहुत तेज शुरू हो गई थी और रीनी ने नोटिस किया कि उनके घर के बाहर बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग खड़े थे और इनको बारिश की भी कोई परवाह नहीं थी। रीनी और उसके डैड जानते थे कि ये सैटन स्लेव हैं, शैतान के गुलाम हैं, जो उनके सबसे छोटे भाई को यानी छोटे बेटे को लेने के लिए आए हैं शैतान की बलि के तौर पर कोई भी बाप अपने बेटे को कल्ट के हवाले नहीं करता। रीनी के डैड भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करवा देते हैं। पर अगले ही पल उनके ग्रैंड माँ की चेयर खुद ब खुद चलने लगती है और हवा में उछलकर रीनी के डैड की तरफ गिरती है उसे मारने के लिए। रीनी के डैड अपने आप को और अपने पास मौजूद 2 बच्चों को बचाने के लिए कॉरिडोर के अंदर चले जाते हैं और तभी एक और टेबल उड़ते हुए उनकी तरफ आने की कोशिश करता है। ये सब कोई ना दिखने वाली एंटिटी कर रही थी, वो जानते थे। इससे बचने के लिए वो जब कॉरिडोर का दरवाजा बंद करते हैं तो ये दोनों दरवाजे लॉक हो जाते हैं, जिन्हें रीनी के डैड बार बार खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। बाहर हमें फाइनली उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो काले कपड़ों में यहाँ खड़ा था, वही ये सब कुछ कर रहा था। उसे देखकर छोटे बेटे ने छुपने की कोशिश की पर उस एंटिटी ने पूरी ताकत दिखाते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके दूसरे भाई ने जब ये देखा तो अपने भाई को बचाने के लिए उसने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो भी नाकाम हो गया। शैतान उसे यहाँ पर ही फेंक कर खुद बाहर चला गया। जिसके बाद कॉरिडोर के भी दरवाजे खुल गए और ये लोग जब बाहर आए तो देखा कि इनका बेटा जा चुका था। इन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ पर अब इन्हें ये भी पता था कि अब वो शैतान इन्हें तंग नहीं करेगा क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया है। रीनी के डैड बेचारे बाहर खड़े उन सैटन स्लेव्स को देखते रहते हैं जो कि उनके घर के बाहर लाल रंग के बीज फेंक जाते हैं। अगले दिन यही बीज रीनी देखती है पर रीनी ये अंदाजा नहीं लगा पाती कि इन बीजों का मतलब क्या था। पर अगली रात इनके सोच के उलट दोबारा इनके साथ बुरा होने लगा। वो सैटन स्लेव्स दोबारा इनके घर के बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने इनके चौथे बेटे को भी हासिल करना था। आज तो वो जबरदस्ती करने लगे थे, जबरदस्ती इस घर में घुसने वाले थे। रीनी, उसके डैड और सब लोग जबरदस्ती दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करते हैं और इतने में इन्हें घर के पिछले दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है ये वही तांत्रिक थे जो इनकी जान बचाने के लिए आए थे। रीनी के डैड अपने सारे बच्चों को उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने को कहते हैं और फिर खुद भी जब बाहर की तरफ भागने लगते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा अभी भी किसी ने रोका हुआ था। ये रीनी की ग्रैंडमा की सोल थी जो अपनी फैमिली को बचा रही थी और उन्होंने अपनी जान भी इसी मकसद से दी थी कि वो मरने के बाद इन शैतानों से लड़ने की पावर हासिल कर सकें। ये देखते हुए रीनी के डैड जल्दी से जाकर
तांत्रिक के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फाइनली ये जगह छोड़ जाते हैं। अब इन्हें लगा था कि सारे खतरे दूर हो गए, पर शैतान कभी भी अपना मकसद पूरा होने से पहले किसी की भी जान नहीं छोड़ते। इन्होंने कुछ ही अरसा शहर के नए घर में सुकून का गुजारा था, तभी इनके यहाँ एक नई नेबर आ गई। ये नेबर हर रोज इनके घर कुछ न कुछ पका कर लाती थी। इन्हें नहीं पता था कि ये भी सेटन स्लेव है, जो कि उसके घर पर भी वही शैतानी बीज थे जो शैतानी पावर्स को बढ़ाने के काम आते हैं और जिसके जरिए शैतान इंसानों से अपने बच्चे पैदा करवाते हैं। यानी रीनी की फैमिली के ऊपर अभी भी उससे भी बड़ा खतरा आने वाला था जिससे वो लड़ाए थे। और बस यही सब बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।